बायोलॉजी क्रैश कोर्स की ये फर्स्ट वीडियो है और जो भी नोट्स मैं इस वीडियो में यूज करूंगा उन नोट्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट नोट्स को डाउनलोड करने भागेंगे, डायरेक्ट नोट्स ही पढ़ लेते हैं। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं वीडियो में याद करा के भेजूंगा। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक एक लाइन में आपकी डायरेक्ट याद करा के भेजूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा बस मेरे को लाइक्स चाहिए मेरे को, क्योंकि व्यूज और लाइक्स का रेशो देखना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स चाहिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कि हम किसी भी चीज को देख के कैसे बताएं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ना। तो यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कंफ्यूजन से बचने की ट्रिक बता देता हूं, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और फिर हम एक एक एनसीईआरटी की लाइन अपनी कवर करते रहेंगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है नजर। नजर बोल लो या नगर बोल लो या एनजीआर बोल लो, कुछ भी बोल लो। कुल मिला के क्या है? एन से है नॉन डिफाइनिंग, जी से है ग्रोथ, आर से है रिप्रोडक्शन। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो है नॉन डिफाइनिंग फीचर और बाकी के जो भी अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो है डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। हमने बेसिक कंफ्यूजन अपनी दूर कर ली। अब सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही आता है कि ग्रोथ कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ग्रोथ कैसा फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब ग्रोथ के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने पूरा यहां पे चिपका दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कौन सी है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, जो कि एक कॉमन सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है, प्लांट में ग्रोथ पूरी जिंदगी होती है, थ्रू आउट लाइफ प्लांट में ग्रोथ पूरी जिंदगी होती है। बट एनिमल्स में क्या है? ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, मतलब एक एज लिमिट तक होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ये क्या बोलना चाहता है? देखो, हमने बोला कि ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? रीजन पूछ रहे हैं हमसे। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये सैंड यानी रेत का ढेर है और ये रेत का ढेर इतना सा है अभी, और एक साल बाद ये रेत का ढेर इतना बड़ा हो गया है ना, हवा से, जैसे है ना हवा चली तो इसमें सैंड पार्टिकल जुड़ते गए और एक साल बाद ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब देखो, इसमें मास भी इंक्रीज हो गया है ना, मास भी इंक्रीज हो गया और नंबर भी, सैंड पार्टिकल्स के नंबर भी इंक्रीज हो गए, मतलब यहां पे भी ग्रोथ हो गई। तो क्या हम इसको लिविंग बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ये रेत है, सैंड पार्टिकल्स है, ये लिविंग नहीं है। तो हमने क्लियरली बोल दिया कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ कर पा रही है। पर यहां पे एक पॉइंट आता है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब ये देखो, ये नॉन लिविंग थिंग है, इसने बाहर से ग्रोथ की, बाहर से पार्टिकल आके जुड़ते गए। पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स बोला जा सकता है। ग्रोथ के बाद नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में पहला पॉइंट तो अपना यहीं पे क्लियर है कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर बात है। अब यहां पे एनसीईआरटी वाइज चलेंगे पूरा। ठीक है, बात की गई है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोजेनी का प्रोडक्शन होना है ना, नई प्रोजेनी का प्रोडक्शन होगा, उसी को बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, उनमें क्या होती है रिप्रोडक्शन? सिंपली क्या है? सेल डिवाइड करती जा रही है, 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल पूरी डिवाइड करती जा रही है, उसी
को हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता ही है, वो गेमीट की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, वो सब। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कुछ एग्जांपल दिए हुए एनसीईआरटी में दिए हुए, इनको याद रखना, ठीक है। देखो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू, यीस्ट एंड हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू, और प्लानेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के थ्रू। ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने बोला कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब वो हमसे रीजन पूछ रहे हैं कि तुमने किस बेस पे बोल दिया कि ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब डिफाइनिंग क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये एनसीईआरटी के एग्जांपल रख देता हूं आपके सामने कि म्यूल है, वर्कर बी है, या इनफर्टाइल ह्यूमंस हैं। ये तीनों क्या हैं? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये तीनों क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या हम इनको मरे हुए बोल दें, डेड बोल दें? नहीं, ये लिविंग है ना। इनफर्टाइल ह्यूमन भी जिंदा हैं, वर्कर भी जिंदा होती हैं, म्यूल भी जिंदा होते हैं। तो इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स नहीं बोल सकते, ठीक है। अब यहां पे हमने ग्रोथ को पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया। तो ये एनसीईआरटी में ये लाइंस लिखी हुई हैं, इनमें बिल्कुल ही क्लियर रहना है हमको। देखो जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, हमने ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन बना, तो लाइन बोल रहा हूं मैं कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये दोनों सिनोनिम है। देखो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, मैंने वर्ड भी ऐसे के ऐसे लिखे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सिनोनिम। सिनोनिम किसमें है? यूनिसेलुलर में। मतलब वो कहना क्या चाहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दो अलग अलग बात हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लगभग एक ही बात है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है? देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लो, कोई ह्यूमन ही मान लो, कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आज वो 2 फुट का है, और वो मान लो 20 साल बाद 6 फुट का हो जाएगा। तो उसने ग्रोथ तो कर ली, पर जरूरी नहीं है उसने रिप्रोडक्शन भी की हो, है ना, पर ग्रोथ उसने कर ली। तो बिल्कुल अलग चीजें हैं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, तो वही उसकी ग्रोथ है ना, नंबर बढ़ता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है, और वही उसकी रिप्रोडक्शन है। लगभग सेम ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। तो पहली बात, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है? तो नॉन डिफाइनिंग वाले दो ही हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, मेरी लाइन ध्यान से सुनना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नॉन लिविंग थिंग में नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि नॉन लिविंग में नहीं हो सकती तो होती कहां पे है? तो 2 जगह पे होती हैं, आउटसाइड बॉडी सेल्स, इनसाइड बॉडी सेल्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि तूने बोला कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं हो सकती, तो तूने ये कैसे लिख दिया आउटसाइड बॉडी सेल्स हो रही हैं, है ना। तो ये नेचुरली नहीं हो रही, हम इनको परफॉर्म करा रहे हैं, हम इनको इन विट्रो कंडीशन यानी लैब में यानी टेस्ट ट्यूब में जबरदस्ती परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। और तो टेस्ट ट्यूब में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को जब परफॉर्म कराते हैं तो वो रिएक्शन जो होंगी वो तो लिविंग है, पर यहां पे टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, वो रिएक्शंस, सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शंस लिविंग है, ठीक है। और इधर दूसरी बात करें इनसाइड बॉडी सेल, इनसाइड बॉडी सेल तो जैसे मैं हूं, तुम हो, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तभी तो हम जिंदा हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं यानी इनसाइड बॉडी सेल, वो रिएक्शन भी जिंदा हैं और हम यानी ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है, ठीक है। अब लास्ट फीचर है कॉन्शियसनेस। अब इसमें याद रखने लायक बात क्या है कि कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग में। तो अपनी इस ट्रिक से कवर हो गया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है नॉन डिफाइनिंग, तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया? ऑटोमेटिकली डिफाइनिंग फीचर। तो पहली लाइन तो यही है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर बात है। अब एक वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखो कॉन्शियसनेस जो है वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, बट जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली ह्यूमंस में प्रेजेंट होगी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओनली ह्यूमंस में होगी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में आगे की तरफ। तो आगे की तरफ चलने पे हमें एक चीज मिली, क्या? बायोडायवर्सिटी। तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी होता क्या है? देखो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और डायवर्सिटी मतलब उनकी डायवर्सिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखो इस दुनिया में कितने सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब उन एनिमल्स में भी कोई कोर्डेट्स हैं, कोई नॉन कोर्डेट्स हैं। ठीक है, और कोर्डेट्स में भी कोई मैमल्स हैं, कोई रेप्टाइल्स है, कोई एम्फीबियंस है, और मैमल्स में भी कोई ह्यूमंस हैं, कोई एलिफेंट है, कोई टाइगर है। तो कितनी सारी स्पीशी हैं, कितनी सारी वैरायटी हैं। तो इसी को बोल रहे हैं हम बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब आपको ये डाटा याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्योंकि जो डिस्कवर हुई है, देखो जो डिस्कवर हुई है, टोटल स्पीशी जो डिस्कवर हो चुकी है वो कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, अभी वो रॉबर्ट मे वाले में मत पढ़ना, 7 मिलियन वाले में, वो हम इकोलॉजी में देखेंगे। यहां पे यही डाटा दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशी डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब मजे की बात है कि इतनी मिलियन, इतनी सारी स्पीशी हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि भाई एक कॉकरोच पकड़ के लाओ, है ना, वो एक कॉकरोच पकड़ के लाओ। अब इतनी मिलियन स्पीशी में आपको कैसे पता लगेगा कि कॉकरोच क्या है? कॉकरोच एनिमल है या कॉकरोच प्लांट है, कॉकरोच कोर्डेट है, नॉन कोर्डेट है, मैमल है, एम्फीबियन है, वो उड़ता है, दौड़ता है, भागता है, आपको कैसा पता लगेगा? तो इसी चीज को आसान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिवीजन करनी पड़ेगी, है ना, कि प्लांट ये होते हैं, एनिमल ये होते हैं, एनिमल में भी कोर्डेट ये हैं, नॉन कोर्डेट ये हैं, है ना, और कोर्डेट में भी मैमल ये हैं, एम्फीबिया ये हैं। तो एक डिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं उस डिवीजन की तरफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले हम उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे। मैं एनसीईआरटी का वर्ड बोल रहा हूं, ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करके उसका नोमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण, हम उसको नाम देंगे। देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, मैं वो बताऊंगा। फालतू मास्टर, फालतू ओवर स्मार्ट बने तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर करेंगे उसका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में हमारी एनसीईआरटी में अच्छी खासी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी। ठीक है, उनको करते हैं। सबसे पहले आईसीबीएन, आईसीजेडएन। आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और आईसीजेडएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इतनी बातें ये क्लियर कट अपना क्लियर है। अब नोमेनक्लेचर में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आप में से कई बोल रहे होंगे कि ये बायोनोमियल नहीं है, ये बायनोमियल है। तो मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि मैं आपको एक कोचिंग का एक्सपीरियंस बताता हूं मेरा, कि पहला ही ऑप्शन था बायोनोमियल और तीसरा चौथा ऑप्शन था बायनोमियल। तो मैं तीसरे चौथे ऑप्शन तक पहुंचा ही नहीं, मैंने पहला ऑप्शन देखा कि यार मजे आ गए, ऑप्शन मिल गया, आंसर मिल गया, बायोनोमियल। वैसे नीट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो मैंने बता दिया, है ना, और बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बायोनोमियल नहीं है, ये जानबूझ के लिखा गया है, ये है बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है? टू, दो। अब ये दो का मतलब यहां पे क्या है? देखो ये है मैंगीफेरा इंडिका, ये कंप्लीट नेम है, ये मैंगो का कंप्लीट नेम है। अब इस कंप्लीट नेम में दो चीजें छुपी हुई हैं। दो, बाय मतलब दो, मतलब इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। देखो जो वर्ड स्टार्टिंग में लिखा जाएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा और उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, और ये सिस्टम बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद है अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो यार एनसीईआरटी जैसा ही लग रहा है,
तो बजट पूरा है अपना, एनसीईआरटी की कटिंग ही काट दी मैंने पूरी, है ना, कि प्रॉपर वो रहे पूरा कि एक्चुअल में क्या लिखे हुए थे। तो देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, ये 4 पॉइंट में 3 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 तो हम इसी में कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं मैं आपको बता दूंगा, पर जो ये पहला पॉइंट है ना, ये चाहे समझ आए ना आए, ये आपको ऐसे का ऐसे याद होना चाहिए। इन 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक है। ये पहला पॉइंट क्वेश्चन गलत कराएगा, जो इसमें लैटिन इटैलिक्स ये वर्ड लिखे ना, ये पूरा A to Z ऐसे ही इसको याद करना है। ये मैं सही बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये फर्स्ट नेम होगा वो जीनस को, और ये सेकेंड वाला क्या है, स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब क्या है, बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। मतलब सिंपल सी बात है, ये हमने दोनों नेम को अलग अलग लिखा है, अलग अलग लिख के क्या कर देंगे, इनको अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इतनी सी बात है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो जीनस वाला है, जो जीनस वाला मतलब ये फर्स्ट वाला है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और ये सेकंड स्पीशी वाला है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसने मेरे को बहुत कंफ्यूज किया, इसको ऐसे का ऐसे याद रख लेना। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि ये अगर किसी साइंटिस्ट का नाम अगर हमें शो करना है उसके नेम में, तो क्या करेंगे, हम उसको लास्ट में शो करेंगे कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की है, लिनियस ने, है ना, इसकी डिस्कवरी की है लिनियस ने। ये साइंटिस्ट को वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारी कंफ्यूजन से निकल चुके हैं, पर अब हमारे सामने नई कंफ्यूजन तैयार है, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सा, ठीक है। अब इन कंफ्यूजन से कैसे बचना है, तो सिंपल सी है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन चिपकाई गई है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अब या तो इसको याद करते रहो या इसको समझ लेते हैं। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ऑर्गेनिज्म दौड़ सकता है, ये ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, ये ऑर्गेनिज्म भाग भी सकता है, ठीक है। तो आप इजीली बता दोगे, है ना, ये प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दौड़ सकता है, भाग सकता है, तो ये एक एनिमल होना चाहिए, ये एक एनिमल होना चाहिए। तो हमने दौड़ना, भागना, सांस लेना, ये सब क्या थे, इसके कैरेक्टर्स थे, ये सब इसके कैरेक्टर्स थे। तो हमने बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स इसको, इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, हमने इसको क्लासिफाई कर दिया किसमें, एनिमल में। तो यहां पे एनिमल क्या है, एक तरीके का टेक्सा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात आगे बोलता हूं कि इस ऑर्गेनिज्म के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो हमारा एनिमल तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था, तो हम मेमोरी ग्लैंड के बेस पे इजीली बोल सकते हैं कि ये एनिमल जो था, ये एक मैमल है, क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड है। तो हमने फिर से मेमोरी ग्लैंड यहां पे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर्स के बेस पे फिर से इसको क्लासिफाई कर दिया किसमें, एक टेक्सा में, और यहां पे टेक्सा क्या है, मैमल, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आगे बोलने जा रहा हूं कि ये भौंक सकता है, ये भाव भाव करता है, ये भाव भाव करता है। तो आप इजीली बता दोगे कि ये कौन सा मैमल है, ये डॉग है। तो हमने फिर से किया, भाव भाव क्या है यहां पे भाव भाव है कैरेक्टर, तो हमने कैरेक्टर के बेस पे फिर से इसको क्लासिफाई कर दिया एक टेक्सा में, टेक्सा यहां पे क्या है, डॉग। तो अब मैं एनसीईआरटी की एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि टेक्सा जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है, मतलब एनिमल भी टेक्सा है, मैमल भी टेक्सा है, डॉग भी टेक्सा है। टेक्सा एक तरीके के रैंक है और ये डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। तो हमें कैरेक्टराइजेशन भी पता लगी, है ना, दौड़ना, भागना, भाव भाव करना, मेमोरी ग्लैंड, कैरेक्टराइजेशन भी पता लगी, हमें क्लासिफिकेशन भी पता लगी, और हमें
टैक्सा भी पता लग गया। ठीक है, अब ये जो भी हमने किया, ये जो भी जड़ी बूटी सामग्री हमने की मिला जुला के कि हम यहां पे टैक्सा तक पहुंच गए, इस सब को मिला जुला के क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। इस सब को मिला जुला के क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, हमने क्या देख ली? हमने टैक्सोनॉमी देख ली कि क्या होती है। अब टैक्सोनॉमी में हमने कहीं भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात नहीं की, है ना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूर्वज क्या है ना, हमने उसकी बात नहीं की थी। तो अगर टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की जाए, मतलब उसके पूर्वजों की बात की जाए, तो उसको क्या बोल देंगे? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक सिंपल क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, अब लास्ट में इसी के साथ में एक पॉइंट दिया हुआ है कि एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरा। उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरा और उसको किसने लिखा था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने लिखा था। नेक्स्ट अब हम आते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की तरफ। देखो, इसकी आपकी पहले से कोई ट्रिक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। जो कोहली है वो क्रिकेट खेलता है कहां पे? फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, कोहली फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे क्रिकेट खेलता है। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। सिंपल है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखो, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जो पी से हमने फाइलम किया है, फाइलम होता है एनिमल्स के लिए। एनिमल किंगडम में हम करते हैं ना, फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम एनेलिडा। ठीक है, और प्लांट्स में क्या हो जाएगा? फाइलम की जगह डिवीजन, प्लांट्स में हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। क्लियर बात है। ठीक है, अब इनके बारे में जो एनसीईआरटी में पहरा दिए हुए हैं कि ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है, फैमिली के बारे में, फाइलम के बारे में, जीनस के बारे में, ठीक है, उनमें जो याद करने की चीजें हैं मैंने पूरा उसका जूस निकाल दिया। ठीक है, जैसे स्पीशी से स्टार्ट करते हैं। स्पीशी में याद करने की चीजें क्या है? बहुत सिंपल है। देखो, ये कुछ साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें सिंपली हमें क्या बताना है कि इसमें स्पीशी क्या है ना। देखो, मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका जो है स्पीशी डिनोट कर रहा है। सोलेनम ट्यूबरोसम में जो ट्यूबरोसम है वो स्पीशी है, और इसमें लियो स्पीशी है, और इसमें सेपियंस जो है वो स्पीशी है। क्लियर बात है। नेक्स्ट स्पीशी के बाद आते हैं हम जीनस में। अब जीनस में जो याद करने की चीजें एनसीईआरटी में है कि जो पैंथरा है, पैंथरा क्या है? यहां पे जीनस है। अब पैंथरा जीनस में कौन सी स्पीशी है? पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस। लियो क्या है? लायन, और पार्डस क्या है? लेपर्ड, और टिग्रिस क्या है? टाइगर। और इधर सोलेनम, सोलेनम क्या है? सोलेनम है जीनस, और सोलेनम जीनस में क्या क्या आता है? पोटैटो, ब्रिंजल। ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मैं उसी टाइप से लिख के आपको बता रहा हूं। ठीक है, जीनस के बाद हम आते हैं फैमिली में। अब इसमें याद करने की चीजें एनसीईआरटी में क्या दी हुई है? देखो, ये हमारे पास सोलेनेसी फैमिली है ना। तो ये जो जीनस है कौन से? सोलेनम जीनस है, पेट्यूनिया जीनस है, दतूरा जीनस है। ये तीनों जीनस किसमें आते हैं? सोलेनेसी फैमिली में। और इधर बात करें अगर फेलिस एक जीनस है, पैंथरा एक जीनस है, तो ये दोनों किसमें आएंगे? फेलिडी फैमिली में। फेलिस में क्या आती है? कैट आती है, और पैंथरा में क्या आ जाएंगे? टाइगर आ जाएंगे, है ना। तो बोलते हैं ना वो बिल्ली मौसी होती है, शेर की मौसी होती है बिल्ली, तो इसीलिए बोलते हैं कि इनकी फैमिली सेम है। और डॉग कौन सी फैमिली में आता है? कैनिडी फैमिली में। ठीक है, तो फैमिली के बाद हम चलते हैं ऑर्डर पे। देखो, जो ये दो फैमिली है कौन सी? कन्वोल्वुलेसी। ठीक है, कन्वोल्वुलेसी ये फैमिली, और सोलेनेसी फैमिली, ये दोनों फैमिली किस में आएंगी? कौन से ऑर्डर में आएंगी? पॉलीमोनियल्स में आएंगी, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अब एक नेक्स्ट है फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी में क्या आएंगे? अपने देख लिया ना हमने, कौन से आएंगे? टाइगर, लायन, ये सब कैट, और कैनिडी में डॉग। ये सारे, ये फैमिली और ये फैमिली कौन से ऑर्डर में आएंगी? कार्निवोरा ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लास। देखो, ये प्राइमेटा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर किसमें आ रहे हैं? मैमेलिया क्लास में आ रहे हैं, मैमेलिया क्लास। ठीक है, अब तक जो हमने किया तो उनसे हमें क्लियर हुआ कि जैसे देखो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे जीनस होंगे एक फैमिली में, और बहुत सारी फैमिलीज होंगी एक ऑर्डर में, बहुत सारे ऑर्डर होंगे एक क्लास में, बहुत सारी क्लास होंगी एक फाइलम में। क्लियर है इतनी बातें। अब यहां से अगर मैं बोल दूं कि हम इस ऑर्डर में जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या
हो रही है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलैरिटी बढ़ रही है ना, नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है। वैसे तो ये कॉमन सेंस है, पर फिर भी कोई इसमें कंफ्यूज होता है तो एग्जाम में क्विक हमारे दिमाग में आ जाए तो ऐसे याद रखना, S फॉर स्पीशी, S फॉर सिमिलैरिटी। तो जब हम K से S की तरफ आ रहे हैं यानी हम सिमिलैरिटी की तरफ आ रहे हैं, मतलब सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है और इसको याद करने के लिए बच्चे बिना बात पे लंबी लंबी ट्रिक्स बनाते रहते हैं जो बाद में याद भी नहीं आती है। तो ये पूरी लगभग कॉमन सेंस पे बेस्ड है, एक दो पॉइंट बीच में ऐसे आएंगे जहां पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये कॉमन सेंस से अपनी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन लगा के चलो, ह्यूमन ही लगा के चलो। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम सबको पता है क्या होता है, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस। अब नाम हमने नोमेनक्लेचर में किया था कि इसमें होमो क्या हो जाएगा, इसका जीनस, और सेपियंस क्या हो जाएगी, स्पीशी हो जाएगी। ठीक है, अब ह्यूमन है तो हमें पता है ह्यूमन कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में भी ह्यूमन कौन से फाइलम में आते हैं, कोरडेटा फाइलम में। और कोरडेटा में भी बहुत सारी क्लास है, कौन सी एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो ह्यूमंस कौन सी क्लास में आएंगे, मैमलिया क्लास में। ठीक है, और ये फैमिली होमिनिडी ये किससे हो जाएगी, होमो, ये होमो से आ जाएगी। जीनस क्या है, होमो, तो फैमिली हो जाएगी होमिनिडी। और ऑर्डर प्राइमाटा, ये ऐसे याद रख लेना अगर ना याद रहे, प्राइमाटा यानी पिता माता। अब पिता माता कौन बोलता है, ह्यूमन ही बोलते हैं, जानवर तो बोलते नहीं, पिता माता। तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, फिर से इसका साइंटिफिक नेम सिंपल सा है, मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका में हमने नोमेनक्लेचर में किया कि इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, आगे वाला जीनस, स्पीशी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका। अब हाउस फ्लाई हमें पता है कहां पे आएगी, कौन से किंगडम में आएगी, प्लांट में आएगी या एनिमल में आएगी। तो सिंपल सी बात है, हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो एनिमल किंगडम में आएगी। अब एनिमल किंगडम में भी कौन से फाइलम में आएगी, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी कहां पे आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। और अर्थ्रोपोडा में भी अगर बात करें तो मक्खी एक तरह का इंसेक्ट है, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, इंसेक्टा, है ना, क्लास क्या आ जाएगी, इंसेक्टा। और यहां पे इसकी फैमिली इससे याद आ जाएगी, किससे, मस्का, एम फॉर मस्का, एम फॉर मसीडिया। ये पूरा ये मैच हो रहा है ना, जैसे इधर मैच हुआ था ऐसे इधर भी ये मैच हो गया, है ना। और इसको कैसे याद रखें, देखो इसको ऐसे याद रखना, मक्खी है ना, मक्खी हाउस फ्लाई, मक्खी के कितने पंख होते हैं, दो पंख होते हैं, तो ये याद आएगा डिप्टेरा, डी फॉर दो, डी फॉर डिप्टेरा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैंगो एंड व्हीट। देखो ये दोनों थे एनिमल और ये दोनों है प्लांट, तो एक बात तो क्लियर है, मैंगो एंड व्हीट किसमें है, प्लांट किंगडम में। अब प्लांट किंगडम में भी इसकी डिवीजन करते हैं कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, कहां पे हैं, तो दोनों क्या है, दोनों एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में भी बात करें तो मैंगो जो है वो है डाइकोट प्लांट और व्हीट जो है वो है मोनोकोट प्लांट। तो इतनी बातें क्लियर है। और ये इनका नाम से हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, तो जीनस क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा। और इधर ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हमें इसके ये दो याद रखने हैं और इसके ये दो याद रखने हैं। तो व्हीट में तो देखो ये पोएसी याद रखने ना, पोएसी पोएल्स दोनों सिमिलर हैं, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स। क्लियर बात है। अब इसको कैसे याद रखें, ये और ये, इसको ऐसे याद रख लेना। देखो मैंगो, जब हम फ्रूट खरीद के लाते हैं तो तीन बहुत कॉमन फ्रूट है, मैंगो यानी आम, अनार और सेब। आम, अनार और सेब, ठीक है, ये मैंगो, ये फैमिली अनार से याद आ जाएगी कि एनाकार्डियेसी, और सेब से क्या याद आ जाएगा, इसका ऑर्डर सेपिंडेल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको याद रखने की कोशिश करना। अब इस चैप्टर में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये क्या है, देखो सिंपल है, हमें किसी प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये सब। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके हैं,
प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, लिटरेचर। प्रिजर्वेशन का मतलब है डेड, कि हम डेड प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी लें, और कंजर्वेशन का मतलब है लाइव, मतलब हम जिंदा प्लांट या एनिमल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और लिटरेचर का मतलब है बुक्स इटीसी, मतलब जैसे हम किसी लाइब्रेरी में जाके कोई बुक्स में से देख लें कि हाँ भाई टाइगर कैसे कैसे रहता है, एलिफेंट कैसे कैसे रहता है, या इंटरनेट पे खोल के कुछ कुछ देख लें, तो ये सब लिटरेचर में आ जाएगा, नाम से ही कवर हो रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिजर्वेशन, फिर कंजर्वेशन, फिर लिटरेचर। क्लियर बात है? तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन में क्या है, पहली बात तो बिल्कुल हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि प्रिजर्वेशन में क्या होगा, डेड होगा, जो भी कुछ होगा प्लांट या एनिमल वो डेड होगा। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन के अंदर आई दो चीजें, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। अब मजे की बात क्या है, देखो हर्बेरियम इसके नाम में आ रहा है हर्ब, हर्ब, और हर्ब वर्ड किससे रिलेटेड है, प्लांट के, तो हर्बेरियम होता है प्लांट्स के लिए। और प्रिजर्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेड वर्ड यूज करना है, तो डेड प्लांट्स के लिए हर्बेरियम, और म्यूजियम क्या है, डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। हर्बेरियम, हर्ब वर्ड आ रहा है, तो हर्बेरियम में सिर्फ होंगे प्लांट्स, और म्यूजियम में होंगे प्लांट्स प्लस एनिमल। अब हर्बेरियम एंड म्यूजियम आ रहे हैं प्रिजर्वेशन के अंडर, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स। क्लियर बात है? अब हर्बेरियम में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, कि सिंपल सी बात है, हर्बेरियम को ऐसे याद रखो, ये है ना, कोई भी कॉपी होती है ना, बुक होती है, हम स्कूल में नहीं करते थे कि वो पत्ता रख देते थे, वो कौन सा होता है, मोर पंखी रख देते थे और चिपका देते थे, तो कुछ ऐसा ही है, ड्राइड एंड प्रेस, मतलब सुखा के और बीच में ऐसे कॉपी के बीच में पूरा दबा देंगे, तो यही है। और क्या है इसमें, आधार कार्ड। आधार कार्ड क्यों लिखा है, कि जो भी मान लो जो भी पत्ती या प्लांट जो भी हमने दबाया कॉपी के बीच में, उसका आधार कार्ड भी लिख देंगे कि भाई उसका लोकल नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है ना, उसका किस डेट को हमने वो चिपकाया, तो ये सब है ना, किस डेट को हमने वो कॉपी के बीच में दबाया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर्बेरियम में बिल्कुल लास्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनता है कि हर्बेरियम जो है वो क्विक रेफरल सिस्टम की तरह यूज होता है। इस पे 5 स्टार लगा लेना, हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम जैसे यूज होता है। ठीक है, और इधर म्यूजियम की बात करें तो इसमें कुछ खास है ही नहीं, वो ये है कि छोटे इंसेक्ट होंगे तो उनमें क्या है, डायरेक्ट सुई सी गाड़ के टपका देंगे उनको, और लार्ज एनिमल होंगे तो उनको थोड़ा अलग तरीके से, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अपना प्रिजर्वेशन क्लियर है। अब हम चलते हैं कंजर्वेशन की तरफ। ठीक है, और कंजर्वेशन में क्या है, बहुत सिंपल है, हमने देखे हुए हैं तो ऑलरेडी, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, सिंपल चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में क्या होता है, ये तो कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, चिड़ियाघर में जिंदा एनिमल्स होते हैं ना, प्लांट्स मत कर देना, चिड़ियाघर में क्या होते हैं, जिंदा एनिमल्स, कॉमन सेंस की बात है। और बोटेनिकल गार्डन भी कॉमन सेंस की बात है कि जिंदा प्लांट्स होते हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, वो ये है कि 3 बोटेनिकल गार्डन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्यू बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, अब इनको कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। क्यू तो ऐसे याद रख लेना, क्यू थोड़ा इंग्लिश सा वर्ड लग रहा है, देखो ये दोनों है क्या, इंडियन है भारतीय, ये थोड़ा इंग्लिश सा वर्ड लग रहा है, तो ये हो गया इंग्लैंड में। और इंडियन और नेशनल की कंफ्यूजन से कैसे बचना है, देखो नेशनल जो वर्ड है उसमें लेटर आ रहा है एल, नेशनल में आ रहा है एल, एल फॉर नेशनल, और ये फॉर एल से एल मैच करा देना लखनऊ, और ये हो जाएगा हावड़ा में। क्लियर बात है, तो अपना कंजर्वेशन भी बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं हम लिटरेचर की तरफ। ठीक है, अब लिटरेचर में क्या क्या आता है, ये पूरा अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, लिटरेचर में क्या क्या आ जाएगा, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स। अब इनकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको आज के बाद नहीं भूलने वाले। ठीक है, देखो फ्लोरा तो नाम से ही पता लग रहा है, फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, फ्लावर्स, नाम से ही हो रहा है बिल्कुल, फ्लोरा मतलब फ्लावर, तो कुल मिला के ये पता लग गया कि ये प्लांट के रिलेटेड है। प्लांट इन दैट एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में कौन से प्लांट होते हैं, कितनी उनकी डेंसिटी, मतलब कुल मिला के ये है उस एरिया में कितने प्लांट की जानकारी देगा फ्लोरा। ठीक है, अब मैनुअल, मैनुअल क्या है, देखो MAN से ये शुरू हो रहा है और आपको क्या करना है, N
NAM कर देना है। ये मैनुअल जो वर्ड है शुरू हो रहा है MAN से और हमें क्या करना है NAM। तो ये याद दिला देगा इस फ्लो में कि नेम, ये क्या बताएगा, नेम ऑफ द स्पीशीज। क्लियर बात है, NCERT की लाइन बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ, ये भी नाम से ही हो जाएगा, NCERT की लाइन बताऊंगा। मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब वन, तो मोनोग्राफ जो है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सोन, एक वन टैक्सोन की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब एक होता है कैटालॉग्स, कैटालॉग सिंपल सा होता है कैटालॉग। आप ये वर्ड गूगल पे लिखोगे ना कैटालॉग, तो आपके सामने उसकी हिंदी आ जाएगी, या इंग्लिश भी बोल लो कि लिस्ट, सूची बनाना, लिस्ट बनाना, कुल मिला के आपको लिस्ट मिल जाएगी, है ना, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो भी ऑर्गेनिज्म है। तो ये होता है कैटालॉग। कैटालॉग में याद रखेंगे सिंपल लिस्ट। अब एक लास्ट टेक्सोनोमिकल एड है जिसको हम अलग से कर लेते हैं, क्या है, की, ठीक है, की। अब इसको देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें वैसे जो आपको लाइन याद रखनी है वो ये है, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। ये लाइन आपको याद रखनी है, NCERT में लिखी हुई है, कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। बस आपका काम खत्म है। अब हम इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि की असल में होता क्या है, हमारी NCERT में लिखा क्या हुआ है। देखो मैं आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे दूं, मान लो मैंने 1000 या 2000 या 5000 टोटल ऑर्गेनिज्म दे दिया और मैंने बोला कि इन सारे ऑर्गेनिज्म में से आप चूज करके बताओ कि किसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, किसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनमें से आप देख लोगे कि सारे ऑर्गेनिज्म है, टोटल ऑर्गेनिज्म है, पहले आप देख लोगे कि कौन से एनिमल्स हैं, कौन से प्लांट हैं। तो आप बोलोगे कि मेमोरी ग्लैंड जो प्लांट में तो प्रेजेंट हो नहीं सकते, तो आपने क्या किया, प्लांट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया और इसको क्या कर लिया, एनिमल को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर बात है। अब ये एनिमल हमारे पास ये सेलेक्ट हुआ है, ये एक तरह की अपने को क्या मिल गई, एक लीड मिल गई, ये अपने को एक लीड मिल गई। अब एनिमल्स के अंदर जब घुसे, जितने भी एनिमल्स हमने सेलेक्ट किए उनमें भी हमें क्या मिले, आधे कोऑर्डिनेट्स भरे पड़े थे, आधे नॉन कोऑर्डिनेट्स भरे पड़े थे। तो हमें क्या चूज करना है, मेमोरी ग्लैंड वाला एनिमल। तो सिंपल सी बात है, यहां हम फिर से एक लीड ले लेते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं प्रेजेंट हो सकते, है ना, नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होते, कोऑर्डिनेट्स में हो सकते हैं। तो यहां भी हमें एक लीड मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेट्स में भी बहुत सारे हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल हैं, है ना, मैमल्स हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट्स में भी मान लो हमें मिल गए, हमें मैमल्स मिल गए बहुत सारे, और बहुत सारे हमें रेप्टाइल्स मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, मेमोरी ग्लैंड वाला एनिमल चाहिए। तो फिर से हम बोलेंगे कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो रेप्टाइल में तो प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो हम यहां पे फिर से एक लीड ले लेते हैं कि हमने मैमल्स को सेलेक्ट किया। अब देखो मैमल्स में हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने चेक कर लिया,